इसमें आपका स्वागत है और सबसे बड़ा खुलासा बंसल न्यूज पर आपके सामने हम करने जा रहे हैं उस सौरभ शर्मा को लेकर जिसने ये बताया है कि जब सौरभ शर्मा जो इत्तू से हैं, इतने छोटे से हैं, जब उनके पास इतना है तो कहां कहां क्या क्या होगा। दरअसल भ्रष्टाचार का ये जो तंत्र है ये इसी तरह चलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि बंसल न्यूज के हाथ चेतन की वो डायरी लगी है जिसमें कई राज छिपे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर सौरभ की सोने की लंका उसी की थी या वो किसी के लिए इस लंका का निर्माण कर रहा था। बारे में ये खुलासा हुआ कैसे? कौन था वो विभीषण जो अंदर पहुंचा या परिस्थितियां ऐसी थी? इन तमाम सवालों पर आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे। एक नेता किस पार्टी के थे छोड़िए, जब वो इसी किसी मामले में फंसे तो उन्होंने कहा पैसा खुदा की कसम खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। आप समझ गए होंगे ये चेतन गौड़ जो हैं ये सहयोगी थे और उस घर में रहते थे जो घर मुहैया कराया गया था सौरभ शर्मा की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं इस पर तनुज दीक्षित जी हैं, एडवोकेट, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। तनुज जी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा ऐसा गंभीर मसला। हाँ ये बात अब थोड़ा ढाढ़स बंधा, नहीं तो बड़ा गंभीर हो जाता है सर, सीरियस इशू हो जाता है और हम लोग एंकर लोग कुख्यात हैं कि चिल्लाने लगते हैं ऐसे मसलों पर। तनुज जी पहले आप ही बताइए अब क्या प्रोसीजर होगा? जमानत के लिए कोशिश वो कर रहे हैं, फिर हम और इसकी पड़ताल खोलेंगे। अब किस तरह की कार्रवाई कैसे और क्या आगे बढ़ेगी? देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। जो बरामदी हुई है वो मध्य प्रदेश के इतिहास की बहुत बड़ी बरामदी है। जितना सोना, इतने 7-8 करोड़ रुपए के लगभग राशि का सोना, चांदी 14 किलो के आसपास और नकदी, तो कुल मिलाकर के इसमें जो धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 132 अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। पैसा या तो चोरी का या मनी लॉन्ड्रिंग का माना जाता है सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि सीधे सीधे रोल जो है ईडी का आ जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। और कहीं ना कहीं इसी के अंदर आपको ये भी जानकारी बता दूं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसके अंतर्गत अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है तो वैसे तो पूरा मामला ही गैर जमानती होता है, संगीन अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 करोड़ रुपए के ऊपर धनराशि मिलती है तो न्यायालय भी जमानत देने में बेहद विचार करते हैं जब तक कि उसमें 2-3 कंडीशंस बहुत मेजर रूप से ना दिखें, जैसे सौरभ शर्मा में मौजूद नहीं है। ऐसे में जमानत बेहद मुश्किल है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, इनकम टैक्स और देखिए डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू भी इसके अंदर कार्रवाई कर रहा है। तो ले देकर के अभी एक तो सौरभ शर्मा हाथ नहीं लगा है, फरार है वो, उसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जो है वो भी जारी हुआ है, जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा थ्रू आउट इंटरपोल के द्वारा समस्त जगहों पर जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इस समय एक सवाल और है दीक्षित साहब की, हमारी जो एक्सट्रेडिक्शन ट्रीटी है दुबई के साथ, अगर हम माने मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रत्यार्पण जो संधि, अगर फर्ज कीजिए कि वो दुबई में है, प्रत्यार्पण संधि क्या कहती है दुबई के जहां वो है मिडिल ईस्ट में? जी ठीक है, ये भले ही बहुत बड़ा मामला है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसके पहले भी कई सारे अपराधी अपराध करके गल्फ के विभिन्न देशों में चले जाते हैं। बात यूएई की अगर हम करें, जिन्हें गल्फ की कंट्रीज कहा जाता है, तो ऐसे अलग अलग देशों में जाकर के अपना अड्डा बना लेते हैं। एक सबसे बड़ा गल्फ कंट्रीज के पास समस्या यह है कि वहां पाकिस्तानी फंडिंग बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल हाथ और आरोपियों को ऐसी पनाह देने के लिए मेरे हिसाब से भले ही हमारे भारत देश के संबंध बहुत अच्छे हैं इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गल्फ कंट्रीज के अंदर जो दूसरे देशों का योगदान है क्राइम के अंदर, डार्क वेब के अंदर, इस तरीके के आरोपियों को संरक्षण के अंदर, वो हम हमारे भारत के बिल्कुल बिटवीन द लाइंस ये भी समझ पाया कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात ये है कि कहीं एक बड़ा रैकेट इसका भी बड़ा मजबूत है कि अपराध करके कैसे आप बजरिए नेपाल, या तो नेपाल पहुंच जाइए जहां से पाकिस्तान का एक प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं या पेड प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, या फिर आप मिडिल ईस्ट चले जाइए, यूएई चले जाइए, दुबई
एक हेवन माना जाता है नेपाल और दुबई। लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि आखिर ये पूरा मामला उजागर कैसे हुआ। इन बंसल न्यूज़ आपको पहली बार ये बता रहा है कि इसके पीछे कथित रूप से इश्क की भी एक कहानी है, मोहब्बत की भी एक कहानी है। क्या सौरभ को किसी से इश्क था और जिससे इश्क था उनके परिवार में कोई इससे बहुत दुखी था, तो उस दुखी व्यक्ति ने इसको उजागर किया। मसला हम नाम नहीं लेंगे, हम बताने की सिर्फ हम इशारा करेंगे कि क्या है पूरा मसला। जरा इसको संक्षेप में हमें बता दीजिए। तो इसमें खैर भ्रष्टाचार का दाग भी है, विश्वास का खून भी है जिम्मेदारों द्वारा, प्रेम भी है और गुरूर में लापरवाही में डूबे हुए अधिकारी भी हैं। और खुशी है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर बड़े सख्त है। आखिर ये मिंडोरा मिंडोरी के जहां वो जंगलों में जहां फार्म हाउस में मिली, तो उस फार्म हाउस पे उस गाड़ी का पता किसने दिया? तो देखिए इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैंने कहा कि सारे एंगल हैं इसमें। तो सौरभ शर्मा के अपने एक कारोबारी सहयोगी की बहन से कुछ संबंध थे और जो कारोबारी था उसको जब सहयोगी था उसको पता लगा तो ये बात बड़ी नागवार गुजरी। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा मामला था कि जब भ्रष्टाचार पे बड़ा प्रहार करते हुए अचानक मई जून में जब डॉक्टर मोहन यादव ने आरटीओ नाके बंद कर दिए, लेकिन पुराना हिसाब कुछ रह गया था। तो कुछ जो नेता थे शायद उनका कुछ सौरभ शर्मा से नेता का आपसी पुराने लेन देन का विवाद था। तो एक नेता का करीबी और एक उनका कारोबारी सहयोगी सौरभ शर्मा का, दोनों मिले, दो ध्रुव हो गए थे। छापेमारी पड़ी और जब ये सोने से लदी कार जब निकली और बाहर घूमती रही तो अपोनेंट टीम उस पर निगाह रखती रही और वो जाकर के अल्टीमेटली जब फार्म हाउस पे खड़ी हुई तो इनकम टैक्स टीम को इसकी जानकारी दे दी गई है कि उस पर्टिकुलर फार्म हाउस में ही क्यों गाड़ी खड़ी की गई है। कि सौरभ की एक जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी जो शादी है वो एक सिंधी कारोबारी से हुई थी और बताया जा रहा है कि फार्म हाउस उन्हीं सिंधी कारोबारी का है। स्वाभाविक रूप से एक सुरक्षित ठिकाना था। कहीं विश्वासघात जैसी एक फीलिंग के साथ एक व्यक्ति सामने आता है कि हाथ जो डायरी लगी है जिसको आप लेकर बैठे हैं, ये डायरी है क्या, कहाँ से मिली? और इस डायरी बड़ा डराती है मनोज जी, बड़े राज होते हैं लोग। जांच भी शंका के घेरे में आती है जब किसी स्थान पर कोई लोकायुक्त कार्रवाई करे या जो भी एजेंसियां कार्रवाई करे तो कुछ ऐसे दस्तावेज ले लिए जाते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो ये दस्तावेज मेरे पास है जी। इसमें देखिए आप कितना पैसा जमा हुआ है, ये बाकायदा रिसीव्ड है, ये रसीदें जिसमें चेतन सिंह के नाम पर 1.5 लाख, 2 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ये रसीद में। हाँ, जो ये तो एक नंबर का कारोबार। हाँ, ये एक नंबर का होगा, ये बंसल न्यूज़। और जिस शरद जायसवाल की बात की जा रही है उसके दस्तावेज भी देखिए। यानी शरद, चेतन और सौरभ जी, तीन गुर्गे कह ले जिनको, जो काम कर रहे थे उन नेताओं के लिए, उन अफसरों के लिए जो पूरा खेल खेल रहे थे। और इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये डायरी बहुत सारे राज उगल रही, लेकिन ये क्यों नहीं उठाई गई वहां से। और इसीलिए पूर्व परिवहन मंत्री जिनका दिग्विजय सिंह नाम ले रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शायद समझ रहे होंगे कि उस दौर में 22 से 24 के बीच में कौन रहे, तो वो भी उनका नाम ले रहे हैं। मतलब ये कि सब बहुत स्पष्ट था। 100 करोड़ की जगह शरद जी 300 करोड़ रुपए महीने मिलता था। 5 ऐसे बैरियर थे जो ठेके पर दे दिए। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि ये डायरी जो आपके हाथ लगी, ये डायरी जानबूझकर छोड़ी गई कि कुछ चीजें बताई जाएं, छोड़ दी जाएं? यानी जांच एजेंसियां भी, ये तो हम मान नहीं सकते कि इतनी लापरवाही करेंगी जांच एजेंसियां। बंसल न्यूज़ इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अगर कोई भी जांच एजेंसी चाहेगी तो ये डायरी हम मुहैया करा सकते हैं। जी, दो एजेंसियां जांच कर रही हैं। जब सील नहीं था, ये नहीं था, तो कोई उसमें कोई गलत नहीं है और हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। पर दो एजेंसियां यदि जब्त नहीं कर रही है, लेकिन सरप्राइजिंग है। आप 16 तारीख को वो चले जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोपी कह रहे हैं। यानी 16 तक तो वो यहीं था, 19 को रेट पड़ती है जी। वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, लोकायुक्त रेट डालती, पर वो गाड़ी उसके हाथ नहीं आती, वो आईटी के हाथ आती। एक गाड़ी और खड़ी रहती, वो किसके पास गई, कहाँ है, उसमें माल था नहीं था, हम नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारे पहलू है जिसमें शंका के बादल तो है। कल मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कैमरे पर, उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, जब हम आए हैं यहाँ तो आप देखिए कि ये उसी वक्त का खेल है, ये मेरी सरकार है और परतें खुल रही हैं, तो जो परतों की जद में आएगा वो जाएगा। जी, वांछित ज्ञान है जो हम एंकर्स की तरफ से अक्सर दे दिया जाता है। दीक्षित जी, आप कुछ कह लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं। एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। 25 मामलों में कार्रवाई करी ईडी ने विगत 10 से 11 साल, मतलब हम बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की बात करें, और महज 22 के अंदर, 25 में से 22 के अंदर जो है
मामला अभी उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। महज 3 में ही हम माने कि ईडी की कार्रवाई और शिकंजा सही बैठा है। ऐसे में ये जो मामला है, इसमें बहुत दिलचस्पी भी है और निश्चित रूप से जिस स्तर पे इसमें जब्ती हुई है वो एक अपने आप में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। तो हम चाहेंगे कि ये मामला जो है ईडी के शिकंजे में। जी बिल्कुल आपने सही कहा दीक्षित जी। और एक बड़ा पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, मेरी माँ उसको बहुत सुनती थी और हम लोग भी खूब सुनते थे। तो वो गीत शायद साधु और शैतान नाम की फिल्म थी, ओम प्रकाश पर पिक्चराइज किया गया था। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ न देंगे भाई बंधु, साथ न देंगे काली कमाई, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। और शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बंसल न्यूज़ पर उदय प्रताप सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, जो मौजूदा परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। ये भी संयोग बड़ा गजब है, उदय प्रताप जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जनता बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है, तय तक पहुंचिए, उजागर करिए और हम सबको विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।